नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना अब आतंकी गतिविधियों का लगातार सामना कर रही है। सेना के जवान आए दिन आतंकियों का खात्मा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल हो रही है। और हाल ही में काफी अरसे से भारतीय सेना के राडार से बचकर भागने छिपने वाला आतंकवादी रियाज नायकू भी मारा जा चुका है। रियाज अभी तक घाटी में 100 से भी ज्यादा नए आतंकवादी तैयार कर चुका था और इसके साथ ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू की मौत के बाद अब संगठन ने गाजी हैदर को अपना नया कमांडर बनाया। लिहाजा नायकू की मौत के बाद भारतीय सेना को घाटी में आतंकवाद को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती है। भारत पीओके को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा करने वाला है। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़ी बैठक भी की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वहीं इसके साथ ही कश्मीर में मजहब के नाम पर कई युवाओं की भावनाओं से खेलने का आतंकवादियों का संगठन तंत्र भी अब बेअसर हो रहा है। दरअसल कश्मीर के युवाओं को अब आतंक का सही चेहरा समझ आने लगा है और अब इसे सुरक्षा बलों का आतंकियों पर बढ़ता दबाव कहें या फिर घाटी में सामान्य होते हालातों का असर। मगर सच यही है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार युवाओं की आतंकवादी संगठनों में भर्ती काफी कम रही है, जबकि घाटी में युवाओं की दिलचस्पी अब सेना में भर्ती की ओर बढ़ रही है। वही अगर बात की जाए आतंकवाद और इसके खात्मे की, तो इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुछ दिनों पहले दिया गया आपको एक वक्तव्य भी सुनाते हैं। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय गृह मंत्री का यह कुछ दिनों पहले दिया गया वक्तव्य है भारत की संसद में। उनका कहना था कि जब मैं जम्मू और कश्मीर कहता हूं तो मैं पूरे और संपूर्ण जम्मू कश्मीर की बात करता हूं और इसमें पीओके के पास जो हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग का जो कुछ हिस्सा पीओके में है वो भी हमारा ही हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर से मेरा मतलब पूरा जम्मू कश्मीर है, ना कि आधा अधूरा जम्मू कश्मीर। और उन्होंने साफ तौर पर उस समय भी ये स्पष्ट करा था कि उस हिस्से को लेने के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े तो हम जान भी दे देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का संपूर्ण हिस्सा हमारा था, है और हमेशा रहेगा। और उसी वक्तव्य से अगर हम अब आगे बढ़कर देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही भारत के मौसम विज्ञान ने मौसम की जो बात कही थी वो अक्सर हम भी देखते होंगे विभिन्न समाचार चैनलों में और कई न्यूज एजेंसियों में हमने भी देखा होगा। जब भी मौसम के बारे में बताया जाता था तो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के बारे में बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब भारत के उस हिस्से के बारे में भी बात करी जाने लगी है। गिलगित और बलूचिस्तान के हिस्से के मौसम के बारे में भी भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र अब बता रहा है। तो इसका सीधा सा एक मतलब है कि अब उस समय जो वक्तव्य दिया गया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की जो पूरी प्लानिंग है वो अब धीरे धीरे एक सफलता की ओर अग्रसर है और कारगर एक प्लान तैयार हो चुका है भारत के उस हिस्से को अब वापस भारत में मिलाने का। फिलहाल हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित लाइव जुड़ चुके। रमेश जी, अगर बात की जाए भारत की तैयारियों की, हालांकि सदियों से भारत इस आतंकवाद से, पाक समर्थित आतंकवाद से जूझता आ रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में काफी हद तक हमने इससे जूझने में, इससे लड़ने में और इसको कम करने में काफी सफलता भी हासिल करी है। या हम यूं कह सकते हैं कि कुछ सालों के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 700 से 800 आतंकवादियों को हम
खत्म कर चुके हैं और ना जाने कितने कमांडरों को भी हम जन्नत का रास्ता दिखा चुके हैं। क्या कहेंगे रमेश जी? उमंग, सही बात तो यह है कि पाकिस्तान अपने जन्म के साथ ही जिस तरह का जो बैर और दुश्मनी का जो है माहौल बना के रखा है, सीधे सीधे वह हिंदुस्तान से कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकता। तो करगिल के युद्ध के बाद में उसने जो छद्म युद्ध जो जारी रखा, जिसमें कि आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करवाकर कश्मीर को अशांत बनाए रखना, वह उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। लेकिन 2014 के बाद में मोदी सरकार की जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी अपना रखी है, उसी का ही परिणाम है कि पहले 5 साल के कार्यकाल को देख लें और अभी जो उनका जो सेकंड टर्म चल रहा है उसके शुरुआत में भी देख लें, आतंकवाद के खिलाफ उसने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आतंकवादियों को शूट एंड साइट की जो पॉलिसी अपना के रखी थी, उसी का ही नतीजा है। और दूसरी बात इसके आगे बढ़ कर के कि 370 धारा हटाने के बाद में कश्मीर का जो एक नया रूप और स्वरूप उभर करके सामने आया, उसमें युवाओं की जो मानसिकता बदलती जा रही है। और आज की अगर आप बात करें तो वहाँ का जो युवा वर्ग है वह सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों की ओर ज़्यादा बढ़ा है, जिसमें कि जो सेनाओं में चाहे भर्ती हो या वहाँ की अभी हाल ही में जो स्थानीय सरकारों के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें भी युवाओं ने बढ़ चढ़ करके जो है भाग लिया और अपनी भागीदारी निभाई। तो ये जो अभी वहाँ पर जो चल रहा है वह माहौल एक अलग तरह का है, जिससे कि पाकिस्तान हमेशा से खार खाया रहता है। और जो ताज़ा जो घटना है कि रियाजू की जो अभी जो मृत्यु हुई है या उसको जो है 72 हूरों के पास में भेजने का जो काम किया, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ, पहली बात। तो दूसरा ये है कि भारत ने जो पीएके को अपना हमेशा से अभिन्न अंग माना है और 2014 के बाद में ये एक तरह की पॉलिसी है और बीजेपी का कोर एजेंडा भी रहा है कि किसी तरह से जो है पीओके को भारत में शामिल करना है। उसके लिए उसने पहले 370 हटाया और बाद में गिलगिट और बाल्टिस्तान, जो अभी हाल ही में जो हफ्ते 10 दिन पहले मौसम विभाग ने वहाँ की मौसम की जो जानकारी देने की जो एक परंपरा शुरू की है, वह और अब धीरे धीरे जो है आपके अजीत डोभाल का अपने अधिकारियों के साथ में जो है एक मीटिंग करना, यह इस बात का संकेत है कि बहुत जल्द, कोई ज़्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरेगा, पीओके जो है भारत का हिस्सा बनेगा। मतलब कि वहाँ की जो भौगोलिक डेमोग्राफी जो है वो जल्द ही बदलने वाली है। यह तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अगर कोरोना क्राइसिस नहीं होता और ये 5-6 महीने जो भारत को इस जो मोर्चे के ऊपर अपनी जो ताकत लगानी पड़ी है, कहीं वो जो है उस एनर्जी का जो डाइवर्जन इधर हो गया। अन्यथा पीओके जब अमित शाह की आपने अभी जो जिक्र कर रहे थे कि वह जो है पीओके भारत को लेकर ही रहेंगे, हम इस कितने गंभीर हैं। संसद में, लोकसभा में उन्होंने इस बात को पुख्ता तरीके से और मजबूती से रखे, तो संकेत तो ये समझ में भी आ गया था कि मोदी सरकार 2 जो है किसी तरह से अब इस विषय पर काम करेगी और उसके जो नतीजे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आने लगा, जैसा कि गिलगिट और बाल्टिस्तान का हुआ है। तो कुल मिलाकर के मोदी सरकार इस कोरोना, वो अभी जो है आज के हालात की अगर बात करें तो वह कई मोर्चों पे युद्ध लड़ रही है, आंतरिक भी लड़ रही है, बाह्य स्तर पर तो पाकिस्तान का जो छद्म युद्ध है और चाइना का अभी जो समाचारों से जो ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे भी अभी पिछले दिनों जो है सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी। और चीन हमेशा से भारत को चारों ओर से घेरता रहा है। तो एक तरफ चाइना फ्रंट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान फ्रंट है और बाह्य जो है अशांत वातावरण के साथ साथ में जब हिंदुस्तान में कश्मीर
जो एक ज्वलंत समस्या के रूप में इतने सालों से उभर करके सामने आ रही थी, तो भारत की जो पूरी ताकत है वह इन्हीं क्षेत्रों में जो है क्या कहना चाहिए सुधार के लिए लग रही थी। अब कम से कम कश्मीर जो है वो शांत इलाका हो चुका है। अब कश्मीर से आगे बढ़ने का जो मोदी सरकार का जो एक निर्णय है वह धीरे धीरे अपने उस निर्णय पर काम कर रही है। लिहाजा कोरोना क्राइसिस अगर ये अभी जो अब चाहे उसके आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक जितने भी पहलू उभर करके सामने आ रहे हो वह एनर्जी उसमें लग रही है। अन्यथा पीओके तो जिस दिन अमित शाह ने जो है संसद में अपनी जो बात को पुख्ता रखते हुए पूरे देश और दुनिया को ये संकेत दे दिए, उससे लगता है कि आने वाले जो दिन है हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर इसके बारे में कोई काम कर रहे होंगे। गोपनीय नीतियां होती है तो रणनीति होती है, सार्वजनिक रूप से उजागर भी नहीं किया जाता। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा, गोपनीय रणनीतियां होती है जिसे सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी रणनीतियां हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के रणनीतिकार एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके। रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। उससे पहले हमारे दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। हो सकता है कल जो हुई उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, आज भी ये मीटिंग होनी है। उसके बाद में किस डिसीजन पर वो पहुंचते, क्या लॉकडाउन 4 आएगा या फिर अब लॉकडाउन नहीं होगा, इन तमाम बातों के जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से तमाम बातें हो रही हैं और सदियों से होती आई है, आतंकवाद जो कि भारत के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ही हम कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में हमने इस आतंकवाद की समस्या को कम करना शुरू कर दिया है। विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भारत के मौसम केंद्र ने जिस प्रकार से गिलगित और बलूचिस्तान का मौसम बताना अब शुरू कर दिया है, तो अमित शाह का वो बयान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारे चैनल पे भी दिखाया था कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है। इसके अंदर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं पीओके की भी बात करता हूं, जो कि है एक्चुअल में हमारा ही हिस्सा। तो क्या कुछ हम मायने इसके लेकर चल सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम 800 से भी ज्यादा आतंकवादियों का भारतीय सेना सफाया कर चुकी है। चंद्रसेन जी, उमंग, पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। याद कीजिए कि आर्टिकल 370 के बाद लगभग 9 महीने पूरे हो गए हैं और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना और आतंकी समूह जबरदस्त दबाव में हैं। ऐसे समय में वो जम्मू कश्मीर में एक तरफा सामाजिक परिवर्तन पर कूटनीति के रूप में समर्थन जुटाने के लिए अपनी दिल्ली की ओर देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की मीटिंग चल रही है। उनकी सांसें और उनकी धड़कन बढ़ी हुई है क्योंकि उनको मालूम है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है कि जब नाराज होते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं। इनको प्रधानमंत्री के सीने की कसक मालूम है और इनको ये मालूम है कि प्रधानमंत्री और उनकी सेना घर में घुस के मारने वाली सेना है। और ये पिछले कुछ समय में देखा होगा कि पिछले अगर आप ध्यान दें तो 2020 में 1 दर्जन से ऊपर ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जब खदेड़ के और घुस के मारा गया है उमंग इनको जी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये समय बेचैनी का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है क्योंकि ये गर्मी का समय है और इस समय इस पे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो सरकार पे दबाव बना रहे हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि ऐसा समय गर्मी के समय में बर्फ पिघलने लगती है और कई हिस्से के बाड़े टूट जाते हैं जिनको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और आतंकवादी घटनाएं वहां पर करना चाहता है। और मैं आपको ये भी सूचना दे दूं, जो मीडिया रिपोर्ट से आ रही है कि इन आतंकी संगठनों ने खुद को रिब्रांड कर लिया है। द रजिस्टर्ड फ्रंट के पीछे 23 साल के लड़कों का दिमाग नहीं है, ये कम उम्र के लड़के हैं। ये ISI का गेम प्लान है। वे आतंकी समूहों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो इस्लाम के कंधे पे बंदूक रखकर इनको जिहाद के लिए आगे भेज रहे हैं। जिन लड़कों की उम्र अभी कुछ समझने की नहीं है, उनको जिहाद का मतलब नहीं मालूम है, उन लोगों के कंधे पे इस्लाम की बंदूक लेकर, धर्म का सहारा लेकर उनको बरगलाते हैं और 22-23 साल के लड़कों को ये आगे कर देते हैं और अपने आतंकी गेम प्लान में इनको शामिल कर देते हैं।
और एक जो नई और खबर आ रही है उसमें यह है कि इन्होंने ड्रोन का सहारा लिया है। उमंग, इस समय जो 150 से ज्यादा आतंकी सीमा के उस पार बैठे हुए हैं और ये ड्रोन ऐसे हैं जो 3 किलो से ऊपर ज्यादा वजन उठा सकते हैं, 5 किलोमीटर से ज्यादा ये रन कर सकते हैं और ऊपर और नीचे जाने की क्षमता है और ये कहीं पर भी विस्फोट कर सकते हैं। तो ये ड्रोन का जो ट्रेलर है वो ये दिखाना चाहते हैं और मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि रमजान के 2 दिन पहले एक बैठक हुई। उस बैठक में कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर से लेकर लश्कर तैयबा और के लोग शामिल हुए। इस ड्रोन का इस्तेमाल करके इनको दिखाया गया और मीडिया रिपोर्ट में उसको बताया गया कि ये किस तरीके से ड्रोन काम करेगा। और इस बैठक में हिजबुल के नायब अमीर के अलावा जकी उल रहमान, हमजा अदनान, मूसा भाई, सैयद सलाउद्दीन, खालिद, सैफुल साद साहिब, ताहिर एजाज और साहिब भी मौजूद थे। और इन लोगों में इस तरह के गेम प्लान ISI के गेम प्लान की बात करी गई है। उन नए लड़कों की खेप तैयार की गई है। लगभग 150 लड़के उनके एरिया में उनको ट्रेनिंग दी गई है और ये गर्मी का समय उपयुक्त माना गया है कि इस समय बर्फ पिघलेगी और जो भारतीय जो सीमाएं हैं उनको रिपेयरिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस समय घुसने की फिराक में है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि थोड़ा समय हालांकि लगता है, लेकिन हमारी तैयारी अब एक पुख्ता तौर पर हो चुकी है। और बात अगर अजीत डोभाल साहब की जाए तो काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे और ऐसा हमेशा देखा गया है जब वो एक बहुत लंबे टाइम के लिए अगर वो दिखाई नहीं देते और उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। और ये इशारा कर रहा है जिस प्रकार से अब हमारी केंद्र सरकार POK के ऊपर लगातार बात करती जा रही है, हालांकि पाकिस्तान इससे तमतमाया हुआ है। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इनको अपनी पुरानी चीजें याद आ रही होंगी। इनको वो युद्ध भी याद आ रहा होगा 1947 का, 1965 का, 1972 का, 1999 का। और इनके कलेजे में जो दो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, हमने इनके अंदर घर के अंदर घुस के मारा था, वो भी इनको याद होगा। और ये प्रधानमंत्री के ये दिल की कसक को जानते हैं, ये प्रधानमंत्री को जानते हैं कि ये वो उन प्रधानमंत्रियों में नहीं है जो नाराज होकर सिर्फ चिट्ठी लिखते थे। ये वो प्रधानमंत्री है और वो भारतीय सेना है जो घर के अंदर घुस कर मारती है। इनके मंसूबे फिर से एक बार फेल होंगे। जिस तरीके से नई खेप और नए लड़कों को जिहाद के नाम पे उकसा रहे उमंग, ये इनके मंसूबे में कुछ नहीं होने वाला है। और ये जानते हैं अंतरराष्ट्रीय छवि इनकी कितनी खराब है। आज जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी के लिए भारत खड़ा हुआ है, वो लोगों को दवाइयां दे रहा है, वो लोगों को मदद पहुंचा रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय संबंध बन रहा है। ऐसे स्तर पे भी ये लोग सिर्फ जिहाद, आतंकवाद के नाम की ये माला जप रहे हैं। और अभी जब नाम की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने जहां 120 देशों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की एक हरकत को गिनाया था और पूरा देश और पूरी अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है और पाकिस्तान की फितरत क्या है, ये सब अच्छे से जानते हैं। और इनके मंसूबे अब इसलिए इनके फेल होंगे क्योंकि जो भारत में मुसलमान रहते हैं, आप याद कीजिए 1947 का जब बंटवारा हुआ था तो वो सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर हुआ था। और वे धर्म और मजहब छोड़ के जिन लोगों ने अपने देश को चुना, ये भारत उनका है, ये भारत हमारा अब्दुल कलाम साहब का है, ये भारत हमारा बिस्मिल्लाह खान साहब का है, ये भारत हमारा वीर अब्दुल हमीद का है, जिन्होंने अपने कंधे पे तोप रख के पाकिस्तान के लोगों को उड़ा दिया था। तो अब इनको ये समझ में ये बात आ गई होगी कभी अब इनके मंसूबे फेल होंगे, क्योंकि अब जो भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान लड़का है वो विराट कोहली की सेंचुरी पे तालियां बजाता है, वो खड़े होकर सम्मान देता है, वो सेना को सम्मान देता है। तो ये अनपढ़ और गंवार और जाहिलों को फंसा सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे किसी भी भारतीय मुसलमानों पे इनका असर होने वाला नहीं है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि अब फिजाओं का रंग थोड़ा बदला है, हवा अब दूसरी तरीके से बह रही है। फिलहाल ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। ललन सिंह जी, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों में भारत की जो रणनीतिक स्तर पर जो वार्ता हुई है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, मौसम जो केंद्र है, हमारा भारतीय मौसम अनुसंधान जो केंद्र है, उसके द्वारा गिलगिट बलूचिस्तान का मौसम के बारे में बताना और उसके बाद में पाकिस्तान का लगातार इस ओर आपत्ति दर्ज कराना, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अभी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जिस प्रकार से आतंकवाद का मुद्दा दोबारा उठाया था, ये सभी बातें क्या लगता है आपको कि अब कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए उमंग जी,
IMD 1857 में ये इसका शुरुआत हुआ था और आज पहला बार एक शुभ संकेत दिया गया है कि देखो तुम पीओके के एरिया का हम तुम्हारा हाल समाचार बता रहे हैं। ये एक तरह का इनको एक मौका दिया गया है कि तुम सचेत हो जाओ, लेकिन मैं आपको एज ए रक्षा जानकारी के तौर पे बता सकता हूं कि ये सुधरने वाले नहीं है। अगर इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये सुधर जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो IMD का जो शुभ संकेत है उसके पहले हमारी पूरी तैयारी पीओके के ऊपर तिरंगा फहराने की हो चुकी है। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि NSA हेड अजीत डोभाल साहब का जो एक शनिवार को मीटिंग हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त एजेंसियों के साथ तालमेल और बेहतर प्लानिंग के साथ उसको कंप्लीट किया गया है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एकदम डरा हुआ है। मीडिया, उनके पाकिस्तान की आम जनता हलचल में है और आपको बताऊं सीमा के ऊपर लगातार उनकी जो फाइटर है F-16 और J-17 ये लगातार अपना गश्त भी कर रही है, लेकिन पाक का जो एक खौफ है अब वो अंजाम में बदलने वाला है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने 65-71 से कोई सीख नहीं लिया और इस कोरोना महामारी के अंदर भी इनका ये सोच है कि हम किसी भी हालत में अपना काबिलियत को दिखाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत यह है कि हिंदुस्तान के सामने वो खड़ा होने की कोई संभावना नहीं है। और इस बार केवल पीओके नहीं होगा, इस्लामाबाद तक का हमारा मूवमेंट शुरू होगा। और मैं आपको बताऊं कोई गर्मी और ठंडा नहीं, इस बार हमारी जो सेना है, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो एकदम तैयार बैठी है, केवल समय और निर्णय की मतलब इंतजार हो रही है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर HM का जो सलाउद्दीन है उसने गाजी हैदर को जो कमांडर बनाया है वो 8 सालों से इधर उधर भाग रहा है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर उसको रडार पे लिया हुआ है, उसकी खात्मा निश्चित है। और आपने देखा दाऊद के साथ भी लश्कर का हाफिज जो है उसको 2 दिन पहले मंगलवार को एक मीटिंग हुई है जिसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। और आने वाले दिनों में लश्कर, जैसे मोहम्मद और तीसरा कोई भी हो, इन सभी का अभी खात्मा होने की तैयारी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर लिया है। और आपके माध्यम से उमंग जी ये इनका अंतिम सोच और समझ है, अपने आप में अगर ये सुधार कर लेते हैं तो बेहतर, नहीं तो ये मुस्लिम कंट्री हो या किसी के पास जाएं, कोई इनको सहायता देने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल ललन जी, आपने सही कहा। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के जो अगर हम सभी चीजों पर गौर से अगर नजर करें तो इशारा एक ही तरफ की ओर इंगित करता है कि भारत की स्थिति एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफी स्ट्रांग हुई है और दूसरा कोरोना के संकट काल में हम कह सकते हैं कि जैसा कि पहले भी हम सभी ने कई प्रकार की भविष्यवाणियां भी सुनी होंगी, हालांकि भविष्यवाणियों पे अगर हम नहीं भी जाएं तो जिस हिसाब से हर भारतीय के मन में पुराने भारत की जो याद ताजा है किताबों के माध्यम से और जो भी इंटरनेट पर सामग्री मौजूद है उस माध्यम से एक भारत की छवि विश्व गुरु वाली, कोरोना के इस संकट काल में भारत ने अपनी उस विश्व गुरु की छवि को और भी ज्यादा मजबूत किया है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया के देश इस समय लगभग सभी भारत की ओर एक आस लगाए बैठे हैं कोरोना से जूझने के लिए। और दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम जाल से काफी हद तक दुनिया के कई देशों को मुक्त कर पाया। और अब जो भारत का आगे का प्लान है पीओके की अगर हम बात करें तो काफी मजबूत स्थिति में भारत आ चुका है। क्या कहेंगे ललन सिंह जी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीओके के ऊपर हमारी बारीकी से नजर है। हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने पूरी उसकी स्केच और मैप को अपने हथियारों के साथ उनको तालमेल बैठा लिया है। ये छोटी प्लानिंग नहीं है। अजीत डोभाल का जो सैटरडे का मीटिंग है वो एक बेहतर अंजाम के लिए की गई थी और इसकी जानकारी भी पाकिस्तान को हो चुका है। वो यूएसए में भी दौड़ रहा है और मुस्लिम कंट्रियों को भी हाथ जोड़कर अपने लिए समर्थन मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश उसको जानता है कि उस्मा बिन लादेन को रखने वाला ये आतंकिस्तान है। अगर इसको साथ दिया गया तो विश्व के लिए खतरा होगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो तालिबान है वो भी भारत से मदद की उम्मीद में अपना एक बयान भी दिया है। और तालिबान अगर हमारे भारत की तरफ देख रहा है तो आने वाले दिनों में मैं आज आपको रक्षा जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एकदम दुनिया में अलग थलग हो जाएगा और इसका काम ही चलता है आतंक से। ये जितना भी कोशिश कर ले, अभी हमारी जो फोर्सेज है एक स्पेशलाइज्ड
कर रही है सीमा पे एलओसी के ऊपर, और हमारी नजर उनके फाइटर के ऊपर भी है। लेकिन अभी हम केवल सचेत हैं और समय को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीओके तो हमारा पक्का इस बार तिरंगा फैलेगा। लेकिन साथ साथ हम इस्लामाबाद की तरफ भी बढ़ेंगे और 1971 का जो 2 टुकड़ा था इस बार 4 टुकड़ों में बंटना है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सिचुएशन अंतिम है और लगातार इस तरह का घाटी में जो ये अपना हरकत और कारोबार कर रहे हैं। और साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, चीन भी इसको थोड़ा बहुत अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, जिसमें सिक्किम नाथुला में और अभी 5 मई को जो हमारा लद्दाख के अंदर में समस्या आया है, उसका एक कारण है वो हमें एक तरह से डिस्टर्बेंस करना चाहता है। लेकिन चीन को भी पता है कि 1962 का ये भारत नहीं है। भारत के पास आज वो स्थिति है कि वो किसी भी देश को अपना मुकाबला सेल्फ कंटेन के तौर पे कर सकता है। और जी बिल्कुल ललन जी, आपने सही कहा कि ये 1962 का ये भारत नहीं है और चाइना भी इसको बखूबी समझ चुका है। फिलहाल आप तीनों से ही गुजारिश, आप हमारे साथ बने रहिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।